नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं रहस्यमयी और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, पुष्पक विमान। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, कुछ सांस्कृतिक पहलू हैं और हाँ, आज का विज्ञान क्या सोचता है वो भी। बिल्कुल। तो कोशिश रहेगी कि इन सबको मिला के देखें कि पुष्पक विमान की कहानी आखिर है क्या। हाँ, एक गहरी पड़ताल करते हैं इसकी। तो शुरुआत करते सबसे जाने पहचाने जिक्र से। वाल्मीकि रामायण। हाँ, वो तो है ही। जब रावण पर विजय पाकर श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी और पूरी वानर सेना वो सब पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे थे। और कमाल की बात यह है कि वर्णन सिर्फ एक उड़ने वाली चीज का नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई उड़ता हुआ महल हो। हाँ, बिल्कुल, जैसे एक छोटा शहर ही हवा में उड़ रहा हो। हाँ, उसमें कमरे थे, सुंदर बाग बगीचे, संगीत, खाने पीने का इंतजाम, सब कुछ। सोचिए जरा, उस जमाने में ऐसी कल्पना। यही तो, हजारों साल पहले उड़ने वाले महल की कल्पना, ये अपने आप में ही सोचने वाली बात है। चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये रामायण का संदर्भ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, पर कहानी या ऐसे विमानों की बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, और कहाँ है जिक्र? हाँ, हमारे स्रोतों में दूसरे ग्रंथों का भी जिक्र आता है। फिर वो विमान शास्त्र वाली बात भी है। हाँ, सुना है उसके बारे में। और संस्कृति में कैसे ये आज भी जिंदा है, इसका कोई आध्यात्मिक मतलब है या नहीं, और आज के वैज्ञानिक क्या कहते हैं, सब पर बात करेंगे। ठीक है, तो रामायण के अलावा आपने कहा दूसरे ग्रंथ, जैसे कौन से? जैसे वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण का नाम आता है। उनमें देवी विमानों या अंतरिक्ष रथों का जिक्र है। अंतरिक्ष रथ मतलब ग्रहों के बीच यात्रा? हाँ, कुछ वैसा ही। और एक और ग्रंथ है भर्तृहरि का यंत्र सर्वस्व। उसमें भी दावा किया जाता है कि उड़ने वाले यानों की बनावट, उनको कंट्रोल करने के सिस्टम्स, उसका विवरण था। दिलचस्प। और फिर आती है वो किताब विमान शास्त्र। इसे कहते हैं कि ऋषि भरद्वाज ने लिखा था। हाँ, ये नाम बहुत सुना है। इसमें क्या है? इसमें सिर्फ पुष्पक नहीं, बल्कि कई तरह के विमानों का जिक्र है। शकुन, सुंदर, रुक्म, त्रिपुर, ऐसे नाम दिए गए हैं। अलग अलग तरह के विमान। हाँ, उनके डिजाइन कैसे थे, बनते कैसे थे, यहाँ तक कि उनमें लगने वाले इंजन, अग्नि इंजन जैसा शब्द इस्तेमाल हुआ है। अग्नि इंजन। हाँ, और देखने के लिए नयन यंत्र, शायद किसी स्क्रीन जैसा कुछ, गुप्त बातचीत के तरीके, दिशा पता करने के उपकरण, इन सब का जिक्र मिलता है। बाप रे, काफी विस्तार से है। हाँ, जैसे कुछ व्याख्याओं में है कि वो किस तरह की धातुओं के मिश्रण से बनते थे, हल्के और मजबूत। पर देखिए, यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि आज के जो विद्वान हैं वो इस ग्रंथ की प्राचीनता पर और ये कितना प्रामाणिक है, इस पर सवाल उठाते हैं। अच्छा, मतलब पक्का नहीं है कि ये कितना पुराना है। हाँ, या ये उसी रूप में था जैसा आज मिलता है। लेकिन फिर भी ये दिखाता तो है कि प्राचीन भारत में उड़ने वाले यानों की एक गहरी सोच, एक कॉन्सेप्ट जरूर था। सही बात है। और ये सिर्फ पुरानी किताबों की बात नहीं है, है ना? पुष्पक विमान तो हमारी संस्कृति में आज भी दिखता है। बिल्कुल। रामनवमी हो या दशहरा, जुलूसों में झांकियां निकलती हैं। हाँ, मैंने देखी हैं। रामलीला में दिखाया जाता है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, कहाँ और? जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, जहाँ भी राम कथा का प्रभाव है, वहाँ की कलाओं में, नाटकों में भी पुष्पक विमान का चित्रण मिलता है। अच्छा। और वो जो कहते हैं कि पुरानी मूर्तियों और नक्काशियों में भी। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि हम्पी के खंडहरों में या अजंता एलोरा की गुफाओं में जो नक्काशियां हैं, या फिर दक्षिण भारत के मंदिरों के ऊंचे गोपुरम, उनमें भी विमान जैसी आकृतियां दिखती हैं। अब ये व्याख्या की बात है, पर लोग इसे जोड़ते हैं। और अगर थोड़ा और गहरे उतरें, इसका कोई आध्यात्मिक पहलू भी है क्या? हाँ, बिल्कुल है। विमान को कई बार आत्मा की उड़ान, मतलब चेतना के ऊंचे स्तर पर पहुंचने का प्रतीक माना जाता है। चेतना की उड़ान। हाँ, और पुष्पक नाम, जिसका मतलब है फूल जैसा, वो शायद खिली हुई शुद्ध चेतना का प्रतीक हो। और वो बात कि वो मन की इच्छा से चलता था। हाँ, ये सबसे अनोखी बात है। ये शायद इच्छा शक्ति की ताकत या मन पर नियंत्रण का प्रतीक है कि जैसा सोचा वैसा हुआ। और श्री राम की जो वापसी यात्रा है, उसे सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत के बाद धर्म की तरफ लौटना, इस रूप में भी देखा जाता है। ये एक अलग ही नजरिया है। अब आते हैं आज के समय पर। आधुनिक विज्ञान या इतिहासकार इसे कैसे देखते हैं? देखिए, दो तरह के मत हैं। ज्यादातर पुरातत्वविद और इतिहासकार इसे एक बहुत शक्तिशाली मिथक मानते हैं। वो मानते हैं कि ये प्राचीन भारत की कल्पनाशीलता का एक अद्भुत उदाहरण है। मतलब वो इसे सचमुच का विमान नहीं मानते? नहीं, वो इसे एक कहानी, एक प्रतीक के तौर पर देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो स्वदेशी विज्ञान के समर्थक हैं।
अच्छा, जो मानते हैं कि प्राचीन भारत में बहुत उन्नत तकनीक थी। हाँ बिल्कुल, वो लोग इसे उस प्राचीन ज्ञान का, उस तकनीक का सबूत मानते हैं। वो कहते हैं कि ये सचमुच का उड़ने वाला यंत्र था। और क्या वैज्ञानिकों ने भी इस पर कुछ काम किया है? हाँ, कुछ खबरें आती हैं कि नासा या DRDO स्तर के कुछ वैज्ञानिकों ने भी इसमें रुचि दिखाई है कि क्या इन पुराने ग्रंथों में कोई वैज्ञानिक आधार मिल सकता है। तो कुछ मिला? देखिए, जैसा उम्मीद थी, कोई ठोस भौतिक सबूत, मतलब विमान का कोई टुकड़ा या ऐसा कुछ, वो तो नहीं मिला है। स्वाभाविक है। हाँ, और आजकल भी देखें तो कुछ स्वतंत्र शोधकर्ता हैं जो विमान शास्त्र जैसी किताबों का अपने लेवल पर अध्ययन कर रहे हैं। और फिल्मों टीवी में तो दिखता ही है। हाँ, वो तो है ही। रामानंद सागर की रामायण देख लीजिए, या अभी जो आदिपुरुष जैसी फिल्में आई, उनमें पुष्पक विमान को दिखाया गया है। ग्राफिक्स से ही सही। हाँ। और एक और दिलचस्प बात, बौद्ध ग्रंथों में भी उड़ने वाले रथों का जिक्र है और उन्हें भी विमान ही कहा गया है। अच्छा। बौद्ध ग्रंथों में भी? जी, और लोग कल्पना करते हैं कि कैसा रहा होगा, शायद अंडे जैसा या तश्तरी जैसा आकार, किससे चलता होगा, दिव्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या मन की शक्ति से, जैसा कहते हैं। हाँ, या खास मंत्रों से, और शायद बिना आवाज के उड़ता हो। ये सब कल्पनाएं हैं जो इससे जुड़ी हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो क्या कह सकते हैं, पुष्पक विमान क्या है आखिर? देखिए, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ रामायण की कहानी का एक हिस्सा भर नहीं है, या सिर्फ एक काल्पनिक उड़न खटोला भी नहीं है। तो फिर? ये शायद प्राचीन भारतीय सोच, उनकी कल्पना की ऊंचाई, उनकी सांस्कृतिक विरासत और शायद उस समय की वैज्ञानिक समझ या जिज्ञासा, इन सब का एक मिला-जुला प्रतीक है। एक जटिल प्रतीक। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे पुरानी कहानियां और विचार सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते। सही बात है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संस्कृति को, कला को, सोच को, यहाँ तक कि विज्ञान में रुचि को भी लगातार प्रेरित करते रहते हैं। तो पुष्पक विमान एक तरह से भारत की कल्पना और ज्ञान की खोज का प्रतीक बन गया है। हाँ, एक स्थायी प्रतीक कह सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, हमारे पुराने ग्रंथों में, कहानियों में और भी तो ऐसी बातें हैं जो आज असंभव लगती हैं। हाँ, बहुत सी हैं। तो क्या पता उनमें से कौन सी बात या कौन सा यंत्र भविष्य में किसी नई तकनीक या हमारी समझ के लिए प्रेरणा बन जाए। सोचने वाली बात है।